वेलकम बैक टू माय वन न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ लाइफ। और ये जो है अपडेटेड चैप्टर है हमारा, जो नया 2026-27 वाला जो करिकुलम जो हमारा होने वाला है एकदम उसके हिसाब से ये चैप्टर है। इसमें जो चीज ऐड होने वाली है वो सब इसमें एडेड है पहले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक है जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं। डिस्कवरीज एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल थ्योरी, ऑल टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, टाइप ऑफ सेल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, सेल एसेंशियल्स, फैक्ट्री पैकेजर एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल एसेंशियल्स टू सेल, उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ ट्रैश अदर मटेरियल्स, स्टोरेज सैक्स, two independent things: cell division, cancer, recent advancement in cytology। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरीज एंड सेल साइकिल। डिस्कवरी हमें यहाँ पे दिख रही होगी। ये रॉबर्ट हुक जो है, उन्होंने डेड सेल को सबसे पहले फाइंड रॉबर्ट हुक ने किया था। मतलब सबसे पहले इन्होंने डेड सेल को देखा था, और इन्होंने ये अलाइव नहीं है, ये डेड सेल। और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस को पहली बार देखा था। पहली बार सेल न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जिंदा सेल देखा था, मतलब कि जिंदा इन्होंने सेल को देखा था, जीते जी। और श्लीडन एंड शॉन 1839 इन्होंने प्रपोज्ड सेल थ्योरी की थी। पार्किंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को पार्किंजे ने देखा था। और सेल का ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहले सेल रहता है, उसके बाद जब बहुत सारा सेल हो जाता है तो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है हमारा ऑर्गेनिज्म। अगला हमारा टॉपिक है जो कि है सेल थ्योरी, जो कि हमने पिछले उसमें बोला था कि ये श्लीडन और स्वॉन ने प्रपोज सेल थ्योरी इन्होंने की थी। तो वही अगर हमारा अगला टॉपिक है जो कि है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ये तीन आदमी आए, ये तीनों को मिला के सेल थ्योरी आई, ये तीनों की वजह से। सबसे पहले ये आए मैथियस शील्डन। इन्होंने बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब सिंपल है, इनके कहने का ये मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, बात तो सही है। ये बात सबसे पहले इन्होंने ही बोली। अब इनके बाद में एक और चीज जोड़ने के लिए ये एक आदमी आए, थियोडर स्वॉन। इन्होंने बोला द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ ए वन और वन प्लस सेल्स। इन्होंने बोला कि इन्होंने ये बोला कि ठीक है, इनकी बात सही है, लेकिन एक और बात है कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो या तो एक या फिर एक से ज्यादा सेल से वो बनता है। अब लास्ट है रूडोल्फ हिर्शा। इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों की बात सही है। इन्होंने कहा द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इन्होंने कहा कि जब पुराने सेल ही वजह होते हैं नए सेल के बनने का, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ देर के, कुछ समय के बाद, एकदम लास्ट में शायद से है। हमारा अगला टॉपिक है ऑल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दो ही टाइप होते हैं, हाँ दो ही होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। एक वो ऑर्गन जिसके पास एक सेल है, और एक वो ऑर्गन जिसके पास बहुत सारे सेल हैं। एक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब हो गया गंदा गंदा चीज सब। यीस्ट भी शायद से यूनिसेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर में आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास बहुत सारा सेल है। ह्यूमन के पास तो बहुत सारा सेल है। प्लांट के पास भी बहुत सारा सेल है, मल्टी सेलुलर है। हाँ, एक और चीज है कि सबसे बड़ा सेल और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है। सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे ज्यादा छोटा सेल होता है और सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेल है और सब सब अलग अलग, सबके नाम भी अलग अलग है, सबके शेप भी अलग अलग है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो सबसे पहला ये वाला जो सेल आपको दिख रहा है, ये स्पर्म है, ठीक है। उसके बाद ये इससे याद करना बहुत जरूरी है, ये डायग्राम एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले तो ये वाला सेल है, स्पर्म है। उसके बाद हमारा ओवम है। उसके बाद हमारा इंटेस्टाइनल सेल है। उसके बाद हमारा नर्व सेल है। उसके बाद हमारा बोन सेल है। उसके बाद ये रेड ब्लड ये रेड ब्लड सेल है। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी, ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। हाँ, और आप देख रहे हैं कि बोन जो है इसका शेप जो है स्पिंडल है। नर्व सेल ब्रांच, इसमें ब्रांच जैसा है। और जो ये ओवम है ये स्फेरिकल है, एकदम जैसे कि अर्थ है, उस तरह से ये है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। वैसे तो इसका बहुत ही ज्यादा मुश्किल डायग्राम होता है, लेकिन वो कोई बना नहीं सकता। ये वाला जो है जो कि पॉसिबल है, जो कि कोई भी बना देगा। तो ये सेल है, ये सेल का ये है। इसके अंदर ये गोल सा जो है ये न्यूक्लियस है। ये जो आपको पाइप जैसा जो दिख रहा है ये ऑर्गेनेली है। उसके बाद ये जो आप ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये सेल वॉल है। और ये जो आपको स्ट्रेट व्हाइट लाइन जो दिख रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अंदर का जो है वो साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा है। तो ये होता है सेल का स्ट्रक्चर। इसका इसके ऊपर या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको इसका फोटो दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है, या फिर आपको बनाने के लिए, ज्यादातर बनाने के लिए और लेबलिंग करने के लिए देगा। हमारा हाँ, ये है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर में न्यूक्लियस के अंदर। और ये वही वाला न्यूक्लियस है जो कि आपको इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये वाला जो आपको दिख रहा है, यही वाला न्यूक्लियस ये भी है, यही वाला न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ये जो आपको दिख रहा है ये क्रोमाटिन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये आपको कीड़े जैसे भी दिख रहा है। और उसके बाद इसका जो कवरिंग जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किया हुआ है। ये आपको बीच में एंट्री के लिए आपको ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियर पोल है। और ये बीच में आपको ये जो गोल जैसा जो दिख रहा है ये वो है न्यूक्लियोलस। और आपको ये एकदम ये जो धागे जैसा जो दिख रहा है, धागे जैसा, वही होता है हमारा डीएनए। इसी ये जो धागे जैसे जो है इसी को हम कहते हैं हमारा डीएनए। हाँ, तो ये था न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा। इससे भी बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें होता है। और प्रोकैरियोटिक जो होता है साइज इज रियली स्मॉल, मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से ज्यादा छोटा होता है। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। और इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन इसमें डिफाइंड होता है। इसी वजह से इसके न्यूक्लियर रीजन जो उस तरह का जो होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम है। सेल इज मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। इसमें ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती है। यही डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। यही डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसमें एक कहानी से हम सब समझेंगे। ये अभी आप रुक जाइए, इस पे अभी आप नहीं ध्यान दीजिए। एक मिनट। जैसे कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ये एक आईफोन फैक्ट्री है,
ठीक है, ये एक आईफोन फैक्ट्री है। यहाँ से आपके घर पे होता है डिलीवर, इसमें हम सब समझेंगे फैक्ट्री कौन है। और फैक्ट्री को जो वेस्ट है वो फैक्ट्री कहाँ पे रखती है, फैक्ट्री को जो एक्स्ट्रा आईफोन है उसको कहाँ पे वो स्टोर करती है, और डिलीवरी और पैकेजिंग कौन करता है, और आपके घर पे कैसे रिसीव होता है, ये हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके आगे भी कुछ दो तीन है। ये आप पहला है कि सेल का जो नीड है उसका फैक्ट्री कौन है। The name of cell essentials factory is endoplasmic reticulum (ER). It forms a network of membrane-bound tubes and sheaths. Within the cell, there are two types of endoplasmic reticulum, which is uh, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. दो तरह के होते हैं, एक ये आपको आर दिख रहा है रफ वाला, एक स्मूथ वाला। रफ वाले में राइबोसोम होता है, स्मूथ वाले में नहीं होता। और क्योंकि रफ वाले में राइबोसोम होता है तो ये जो है प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड नहीं बनाता है। इसमें राइबोसोम नहीं है और ये लिपिड बनाता है, प्रोटीन नहीं बनाता है। ये जो है अनसेफ फैक्ट्री है। आर जो है राइबोसोम वाला एंडोप्लाज्म, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो है रफ वाला, ये अनसेफ फैक्ट्री है। क्योंकि इसके मान लीजिए इस फैक्ट्री के अंदर कोई बाकी कोई घुस गया तो इसके पास ये डिफेंस नहीं कर सकता है, लेकिन ये डिफेंस कर सकता है। एक तरह से आसान भाषा में कहे तो इसके पास बंदूक है, इसके पास मतलब इसके पास बंदूक नहीं है, इसके पास बंदूक है। और ऐसा ये सेफ तब खासकर तब है जब ये लीवर के सेल्स के अंदर जब होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है, हमने फैक्ट्री से वो आईफोन तो बन गए, आईफोन बन गए। अब हमारा है इसको पैकेजिंग का और उसको पहुंचाने का। हाँ, पैकेजर एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल essentials टू सेल। पैकेजर एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल इज कॉल्ड गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस जो होता है पैकेजर और ट्रांसपोर्टर होता है। और कैमिलो गोल्गी नाम का आदमी इसको डिस्कवर किया, discovered it. You can also say that these are the delivery boy for the cell. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डिलीवरी बॉय है सेल के लिए ये अपनी चीज सब सेल एसेंशियल सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उठाते हैं और पहुंचाते हैं। और हाँ, ये जो है इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम को बनाने में भी इनका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बड़ा इनका रोल होता है। ये हम कुछ समय बाद समझेंगे कि क्या रोल होता है। मतलब बनाते तो ये है, लाइसोसोम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला है वेस्ट डिस्पोजल। हमने फैक्ट्री में आईफोन बन गए और बाद बाकी कुछ जो ट्रैश है, वेस्ट है, उसको ये डिस्पोज करता है। क्या तो लाइसोसोम, इट्स लाइसोसोम दे डिस्पोज एक्स्ट्रा मटेरियल्स फ्रॉम द फैक्ट्री। दे आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। हाँ ठीक है, ये डिस्पोज करते हैं, लेकिन इन्हें हम सुसाइड बैग्स ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये देखते हैं कि जब सेल के अंदर कौन सा भी सेलुलर डिस्टरबेंस होता है तो फिर ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अरे डिस्टरबेंस हो रहा है, तब ये क्या करते हैं वहां पे जाते हैं और वहां पे या तो ये बर्स्ट कर जाते हैं या तो खुद ही उसको पूरे सेल को खा जाते हैं। इसीलिए हम लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल के नाम से भी हम जानते हैं। लाइसोसोम इज मेड बाय द गोल्गी अपैरेटस। ये हम लोगों ने पिछले वाले उस स्लाइड में पढ़ा था कि लाइसोसोम जो होता है वो गोल्गी अपैरेटस से बनता है। ठीक है, अब हमने फैक्ट्री भी पढ़ लिया। अब हमने डिलीवरी बॉय के बारे में भी जान लिया और वो पैकेजिंग भी करता है उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब वेस्ट मटेरियल को फेंकता कौन है ये भी हम लोगों ने जान लिया। और इसे हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल क्यों कहते हैं ये भी हम लोगों ने अब जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? अब देखिए एक्स्ट्रा कुछ जो है, एक्स्ट्रा आईफोन जो बन के आ जाते हैं सेल के पास,
वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? स्टोरेज सैक्स में। स्टोरेज सैक में ये स्टोर होते हैं। हाँ, now delivery is completed. Cell essentials are delivered from the endoplasmic reticulum to the cell. हाँ, तो इसे हम स्टोरेज सेक्स क्या है? स्टोरेज सेक्स ऑफ द एक्स्ट्रा essentials of the cell which comes from endoplasmic reticulum. It's called vacuole. इसे हम क्या कहते हैं? vacuole कहते हैं। vacuole membrane is, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। Vacuole membrane is tonoplast. It also provides rigidity to plant cells, store essential substances. ये जो होते हैं इनके पास टोनोप्लास्ट होता है, जो कि ये जिसकी मदद से ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल वाला सेल नहीं, एनिमल वाले सेल में प्लांट सेल को ये मतलब कि रिजिडिटी मतलब अच्छा रफ एंड टफ रखते हैं। It occupies 50 to 90% of the cell. It has also a work of expelling excess water and waste. Spelling यहाँ पे गलत। Waste from unicellular organism. और ये जो होते हैं ये नॉर्मली ये जो एनिमल वाले जो सेल होते हैं उसमें 50% एरिया ऑक्युपाई करते हैं, प्लांट वाले में 90% ऑक्युपाई करते हैं। हाँ, क्योंकि अब ये स्टोरेज सेक्स है तो स्टोरेज वैसे ही घर में ही स्टोरेज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा एरिया खाता है। तो ये उसी तरह से ये सेल में भी ज्यादा एरिया खाता है, प्लांट में 90% और जो हमारा एनिमल होता है उसमें 50%। अगली बात। अब ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया पूरा जो साइंस, पूरा जो स्टोरी था। अब भी ये है कि दो इंडिपेंडेंट चीज है, मतलब इनके लिए क्या है कि फैक्ट्री भी यही है, सब कुछ यही है, ये अपने ही अपने आप पे आत्मनिर्भर है, एक तरह से इंडिपेंडेंट है, इनको किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस अपने में रहते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये जो है सेल को पावर देता है और इसका एनर्जी का करेंसी होता है एटीपी। They possess their own DNA and ribosomes enabling protein factory. इनके पास खुद अपना राइबोसोम है, अपनी खुद की प्रोटीन फैक्ट्री है, इनके पास अपना खुद का एक डीएनए है और ये इनका वो होता है डायग्राम है और ये यहाँ पे आपको क्रिस्टे है। प्लास्टिड्स ओनली इन प्लांट्स, और प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट में होते हैं, इसमें भी 3 तरह के होते हैं प्लास्टिड। एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जो कि खासकर फ्लावर में होते हैं, ये कलर देते हैं। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट से आपको याद आता होगा कि आपने बचपन में एक चीज पढ़ा, नहीं, आपने 7th में एक चैप्टर पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें था ये क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट से आपको क्लोरो से आपको आप फेमिलियर होंगे क्लोरोफिल वर्ड से। हाँ, तो ये वही है, ये क्लोरोफिल ही है जो कि फोटोसिंथेसिस को इनेबल करता है। दे हैव क्लोरोफिल इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैनल। ये जो होता है कलरलेस होते हैं, ये भी ये स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट्स में। आगे बढ़ते हैं, हमने दो इंडिपेंडेंट जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हमारा है वो टॉपिक है सेल डिवीजन। हाँ, तो ये सेल डिवीजन है और इसी की वजह से पुराने सेल नए सेल में फॉर्म ले लेते हैं और हाँ, ऐसा इसमें होता है, इसमें होता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल होता है। हाँ, डॉटर सेल होता है, सन सेल नहीं होता है, डॉटर सेल होता है। Cell division is the process through which new cells are formed in organisms. सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिससे कि नए सेल बन के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसके दो टाइप है, माइटोसिस और म्यूसिस। माइटोसिस में मतलब कि एक जो होता है वो दो में डिवाइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सेम होता है, लेकिन ये जो म्यूसिस होता है
ये 2 ये 4 में डिवाइड हो जाता है और ये आधा हो जाता है। नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इससे मतलब इससे आधा हो गया है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो एकदम हाफ हो जाता है। ये होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इस साल सीबीएसई ने ऐड किया है, जो कि है हमारा कैंसर। कैंसर है। Cancer is a disease in which body cells divide uncontrollably। ये कैंसर एक डिजीज है जब जो हमारे बॉडी के जो सेल है वो डिवाइड होते रहते हैं, कुछ ज्यादा ये सेल डिवीजन कर देते हैं। It occurs due to mutation in DNA। ये म्यूटेशन इन डीएनए की वजह से ये होता है। दैट डिस्टर्ब नॉर्मल सेल डिवीजन, जो कि नॉर्मल सेल डिवीजन को डिस्टर्ब करता है और सेल डिवीजन कुछ ज्यादा ही होने लगता है। द abnormal cells form a mass called a tumor। ये जो abnormal सेल होते हैं ये एक किसी भी जगह पे, जिस भी जगह पे आपको कैंसर है वहां पे ट्यूमर कर देते हैं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनिंग ट्यूमर और मेलिजेंट ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर में क्या होता है, ये नॉन कैंसरस होता है, स्प्रेड नहीं करता है। मेलिजेंट कैंसरस होता है और ये स्प्रेड करता है। और कॉज ऑफ कैंसर होता है टोबैको एंड स्मोकिंग, और हार्मफुल केमिकल की वजह से भी होता है, रेडिएशन जैसे यूवी रे, एक्सरे की वजह से भी होता है, सम कुछ वायरस की वजह से भी कैंसर होता है। और जेनेटिक मतलब कि हम्म, बाप दादा में कैंसर था तो बच्चे में भी आ गया। और ट्रीटमेंट इसका 3 है, सर्जरी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो मेडिसिन से जो होता है, और उसके बाद रेडिएशन थेरेपी। आगे बढ़ते हैं, कैंसर हो गया। हाँ, आज का लास्ट टॉपिक है जो कि है रीसेंट एडवांसमेंट्स इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज सेल्स देयर स्ट्रक्चर। साइटोलॉजी में से एक बायोलॉजी का ब्रांच है जो कि सेल को स्टडी करता है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करता है और उनके फंक्शन को भी स्टडी करता है। और इसमें रिसेंट एडवांसमेंट 4 है। एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलाउस साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व वेरी टाइनी सेल ऑर्गेनेल्स क्लियरली। इलेक्ट्रॉन प्रूफ होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन वाला, वो साइंटिस्ट को अलाउ करता है एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनेली को देखने के लिए क्लियरली। उसके बाद आता है सेल कल्चर ग्रोइंग सेल्स इन लेबोरेटरीज फॉर रिसर्च एंड मेडिसिन। कौन सेल कल्चर कहते हैं ये इधर ही पिछले कुछ सालों में आया है। Stem cell research. Stem cells can develop into different types of cells and help repair damaged tissue। स्टेम सेल रिसर्च जो होता है इसकी वजह से हम जो डैमेज टिश्यू हमारा वैसे अगला चैप्टर है, उसे ये रिपेयर कर देता है। जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज हेल्प टू अंडरस्टैंड डीएनए। इसके वजह से जेनेटिक और मॉलिक्यूलर स्टडीज की वजह से हमें आसानी होती है डीएनए को, सेल म्यूटेशन को और कैंसर के जैसे डिजीज को अच्छे से समझने के लिए और स्टडी करने के लिए। हम्म, इसी के साथ सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर एकदम ही आसानी से खत्म हो जाता है। और ये एकदम ही आसान सा चैप्टर था। हाँ, कुछ है तो याद करना है, लेकिन वो तो याद तो करना ही पड़ेगा। यही था इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।